वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के पेपर नंबर 1 के बारे में। बी फिफ्थ सेमेस्टर में 2 पेपर होते हैं, तो पेपर नंबर 1 के बारे में हम चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के, जिसके अंतर्गत स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ एंशियंट इंडिया के बारे में आपको जानना है। यानी हिंदी में अगर इसी को कहें तो प्राचीन भारत में राज्य, अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में आपको जानना है। प्राचीन इतिहास का पेपर नंबर 1 आपको देखना है। अच्छा, प्राचीन इतिहास जो है उसके अंतर्गत आपको संस्कृति और पुरातत्व भी पढ़ना पड़ता है। तो प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्किटेक्चर, ये आपको जानना पड़ता है, ठीक है। और आपको बता दूं कि जो प्राचीन इतिहास का सब्जेक्ट होता है एक, और एक होता है आपका केवल इतिहास का सब्जेक्ट। तो प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, ये पूरा आपके सब्जेक्ट का नाम होता है। यानी एंशिएंट हिस्ट्री बोले तो प्राचीन इतिहास आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलेगा। एक मध्यकालीन इतिहास होता है, तो उसको हम चर्चा करेंगे, ठीक है। यानी जिसको आप केवल इतिहास कहते हैं। तो अगर आपका प्राचीन इतिहास है तो आप ये पढ़ोगे, अगर आपका केवल इतिहास है तो वो दूसरी वीडियो आएगी तो उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। यही परीक्षा में प्रश्न आपके पूछे जाने वाले हैं। महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही धुआंधार तरीके से क्लास होती है महासंग्राम की, जिसमें बताए गए प्रश्न जो होते हैं संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रख करके लाए जाते हैं, बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन किया जाता है। तो वो होती है महासंग्राम रिवीजन क्लास। तो बीए पंचम सेमेस्टर के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपका जो है सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और जितने भी माइंड में आपके प्रश्न चल रहे होंगे, सब आपके प्रश्न जो होंगे धराशायी हो जाएंगे, यानी सब प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। देखो भैया, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएगा है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है और बहुत ही बारीकी के साथ हम लोग एक चर्चा करबे, अध्ययन कराजिए। पहला प्रश्न, निष्क्रमण संस्कार पर टिप्पणी कीजिए। संस्कार का होते है भैया? संस्कार जैसे 16 संस्कार के बात करी गई है पूरे, अगर देखा जाए तो भारतीय परंपरा में या हिंदू धर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 16 संस्कारों की बात की गई है। उन्हीं 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है निष्क्रमण संस्कार। इसी संस्कार, अच्छा 16 संस्कारों में सबसे पहला जो संस्कार होता है, आपको मैं उसको भी बता दूं ताकि आपको कोई डाउट क्लियर ना हो, मतलब कि वो कोई डाउट ना रह जाए। देखें, सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, ठीक है। गर्भाधान का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे। गर्भाधान का मतलब होता है जब एक प्रकार से मतलब संभोग के बाद में जो स्थिति आती है, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है माता के आता, तो वो स्थिति गर्भाधान की कहलाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में पुंसवन संस्कार आता है, दूसरा संस्कार। तीसरा संस्कार है सीमांतोन्नयन संस्कार। चौथा है जातक्रम संस्कार। पांचवा है आपका नामकरण संस्कार। छठवा है आपका निष्क्रमण संस्कार। तो हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? निष्क्रमण संस्कार के बारे में, संस्कार के बारे में। निष्क्रमण, अभी मैं बताऊंगा निष्क्रमण क्या होता है। सातवां संस्कार जो होता है आपका, वो होता है कौन सा भाई? सातवां निष्क्रमण संस्कार के बाद में अन्नप्राशन संस्कार होता है। आपको पहली बार अन्न खिलाया जाता है, वो होता है आपका जो है मतलब अन्नप्राशन संस्कार। उसके बाद में फिर चूड़ाकरण संस्कार होता है 8वें नंबर पर। 9वां संस्कार आपका होता है कर्ण भेद यानी कान छिदवाने वाला। और उसके बाद में आपका 10वां संस्कार होता है विद्यारंभ संस्कार। फिर होता है आपका 11वां संस्कार उपनयन संस्कार। 12वां संस्कार वेदारंभ संस्कार। चूंकि जब तक आप यज्ञोपवीत यानी उपनयन आपका नहीं हो जाता है, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेत सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत जो होता है उसको पहनने से व्यक्ति पवित्र माना जाता है। तो यज्ञोपवीत जो व्यक्ति धारण करता है उसी को वेद छूने का अधिकारी माना जाता था। तो जो व्यक्ति विद्या अध्ययन के लिए जाता था, अगर उसको वेद पढ़ना है तो उसके लिए उसको उपनयन संस्कार से होकर के गुजरना पड़ता था, उसका यज्ञोपवीत होता था, ठीक है। तो 12वां संस्कार आपका होता है यज्ञोपवीत। उसके बाद में आता है वेदारंभ संस्कार, 13वां संस्कार। फिर उसके बाद में आपका जो है 13वां के बाद में आपका, सॉरी 13वां संस्कार मतलब 12वां संस्कार आपका विद्या मतलब की वेदारंभ है। और आपका 13वां संस्कार कौन सा है? केशांत संस्कार। यानी केशांत मतलब आपका जैसे जब विद्या वेद पढ़ेंगे तो आप जो है आप टकले होकर के पढ़ना पड़ेगा, सारा बाल आपको छिलवाना पड़ेगा, चुरकी आपकी रहेगी। तो 14 यानी कि आपकी जो चुटिया होती है वो रहेगी, बाकी सब छिलवा दिया जाएगा। तो 14वां संस्कार वो होता है। 14वां संस्कार आपका होता है समावर्तन संस्कार, ठीक है। 15वां आपका होता है विवाह संस्कार। और 6वां संस्कार होता है आपका जो अंतिम संस्कार होता है, जिसको अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं। तो इस तरीके से संस्कार ये होते हैं। संस्कार क्या होता है? तो शुद्धि, सुधार या सफाई का नाम ही संस्कार होता है।
जीवन को परिशुद्ध करने के लिए समुचित ढंग से जो कार्य पद्धति अपनाई जाती है, उसी कार्य पद्धति का नाम संस्कार है बेसिकली, अगर मैं बताऊं। या फिर आप ऐसे कहें, एक विद्वान है राजबली पांडे जी, उनकी परिभाषा बड़ी फेमस है संस्कार की। उन्होंने कहा था कि संस्कार का अभिप्राय शुद्धि की धार्मिक क्रियाओं तथा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक परिष्कार के लिए किए जाने वाले जो अनुष्ठान होते हैं उन्हीं से संबंधित होता है, जिससे व्यक्ति समाज का पूर्ण विकसित सदस्य हो सकता है या बन सकता है। तो ये होते हैं आपके संस्कार, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं संस्कार। निष्क्रमण संस्कार क्या है? अभी मैं एक एक संस्कारों के बारे में चर्चा करूंगा। निष्क्रमण संस्कार क्या होता है? निष्क्रमण संस्कार जो होता है, यह संस्कार जन्म के बाद पहली बार जब बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है, उसी संस्कार को बोलते हैं निष्क्रमण संस्कार। बृहस्पति ने इस संस्कार का तात्पर्य बताते हुए कहा कि अर्थ निष्कर्मणम नाम गृहात प्रथम निर्गमः, यानी शिशु के घर से प्रथम बार निर्गम यानी बाहर निकलने को ही निष्क्रमण कहा जाता है। जब बच्चा पहली बार घर से बाहर निकलता है, उसको धूप में लाया जाता है, सूर्य प्रकाश में लाया जाता है। पहली बार वो घर से बाहर जब बच्चे को निकाला जाता है, तो वो संस्कार पहले होता था, अब तो नहीं हो रहा है। तो उसी संस्कार को निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण मतलब कि बाहर निकलना, कहाँ से? घर से। पारस्कर महोदय कहते हैं कि संस्कार जन्म के चौथे महीने, मतलब यह संस्कार जो है जन्म के चौथे महीने के, जब बालक 4 महीने का हो जाता है उस समय किया जाना चाहिए। चतुर्थे मासी निष्क्रमणिका, यानी कि चौथे मास में निष्क्रमण संस्कार उचित माना जाता है। सूर्य मुदिच्छेति ही तच्छ छूरिति ही, भविष्योत्तर पुराण में जन्म के 12वें दिन ही संपन्न करने की बात कही गई है। कहा गया, जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे, जैसे गांव वगैरह में अगर आप हो तो कहते हैं सौरी परिगेत। जैसे 12 दिन जो होता है घर में, अगर पहले बच्चा तो घर में पैदा होता था, आजकल जो है अस्पताल में पैदा होता, तो लोग सौरी वगैरह नहीं मनाते ज़्यादा, मतलब मनाया नहीं जाता। एक कमरे में जो जिसकी मतलब जो माता होती है वो और जो बच्चा होता है एक कमरे में रहते हैं। उस कमरे में एक प्रकार से आप जो है बहुत सारे बाहरी लोगों को नहीं जाना होता है, तो उस कमरे से बाहर जब 12 दिन हो जाता है, उसके बाद में 12वीं के दिन उस बच्चे को निकाला जाता है। तो ये संस्कार निष्क्रमण संस्कार का ही एक भाग माना जाता है। ये बात भविष्योत्तर पुराण में बताई गई है। कहा गया कि द्वादशे अहनी राजेंद्र शिशु निष्क्रमणम गृहात। कुछ आचार्य ने कि जो है द्वादश हानि मतलब कि 12 दिन के बाद में आप जो है बच्चों को निकालें तो निष्क्रमण होता है। कुछ आचार्य जन्म के तीसरे महीने भी करने की विधि बताते हैं कि निष्क्रमण संस्कार जब बच्चे का जन्म हो उसके 3 महीने के बाद करना चाहिए। श्लोक आता है कि तत्स्तृतीये कर्तव्यम मासी सूर्य से दर्शनम, यानी इस संस्कार में सूर्य भगवान का दर्शन करवाना बेसिकली माना जाता है कि भाई सूर्य भगवान को दिखाया जाए, बच्चे को सूर्य प्रकाश में लाया जाता है पहली बार। और कहा गया चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशोस चंद्र से दर्शनम, चौथे मास में चंद्रमा का दर्शन बच्चे को करवाना चाहिए और तृतीय मास में बच्चे को सूर्य का दर्शन करवाना चाहिए। ये जो है बताया विद्वानों ने। तो इस संस्कार में जन्म के बाद पहली बार घर से निकालने पर शिशु को सूर्य का दर्शन कराया जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह संस्कार सूतिका गृह में, यानी इसको सौरी बताते हैं, सूतिका गृह से शिशु के प्रथम बार बाहर निकलने पर किया जाता है, जो जन्म के 12वें दिन संपन्न होता है। और आजकल अगर आप थोड़े से पीछे जाएंगे, शायद आपको पता भी होगा ये, अगर मैं सही हूँ तो आप जानते होंगे कि 12 दिन पहले घर पे ही बच्चा पैदा होता था और उसके बाद में उस 12 दिन तक जो है सूतिका होती थी। ठीक है, उसके बाद में फिर बाहर निकाला जाता था बच्चे को 12वें दिन। तो 12वें दिन जब बच्चे को बाहर निकालते थे धूप में, तो वही संस्कार निष्क्रमण संस्कार कहा जाता था। कतिपय आचार्यों मतलब कि बहुत सारे आचार्यों के अनुसार शिशु को तीसरे माह सूर्य के तथा चौथे महीने चंद्र के दर्शन कराना चाहिए। गृह सूत्रों में संस्कार को संपन्न करने का अधिकार माता पिता को ही दिया गया कि माता पिता के द्वारा बच्चे को जो है बाहर निकाला जाता है। किंतु पुराणों में अगर आप देखेंगे तो पुराण देखिए गृह सूत्रों में बताया गया है कि ये मतलब संस्कार कैसे करना है, और गृह सूत्र ही बेसिकली संस्कारों की उचित व्याख्या करते हैं। लेकिन पुराणों में और ज्योतिष ग्रंथों में अगर आप देखेंगे तो उसके अनुसार जातक का मामा इस संस्कार को करता है, मतलब कि जो लड़का है उसका जो मामा होगा वो इस संस्कार को करता है, और उसके लिए मामा को अधिकार दिया गया कि लड़के का जो मामा होता है वो इस काम को करेगा।
इसके संपादन के विस्तृत विधान भी प्राप्त होते हैं कि भाई कैसे करना चाहिए। तो ये आपका होता है निष्क्रमण संस्कार। आप सभी को पता होगा निष्क्रमण संस्कार के बारे में, पता हो गया होगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निष्क्रमण संस्कार के बाद में जो अगला संस्कार होता है आपका, वो होता है अन्नप्राशन संस्कार। जब बच्चे को पहली बार अन्न करवाया जाता है, क्योंकि उससे पहले बच्चा दूध पीता है। अन्नप्राशन संस्कार जो होता है 6 या 7 महीने के बाद में, जातक माने जो बच्चा होता है उसके शरीर का विकास हो जाने पर उसे भोजन की आवश्यकता प्रतीत होती है। वह इससे पूर्व केवल माता के दूध पर ही आश्रित रहता है, निर्भर रहता है बच्चा। और इस अवस्था में शिशु को प्रथम बार अन्न का प्राशन यानी अन्न को खिलाया जाता है, और यह संस्कार अन्नप्राशन संस्कार कहलाता है। इस संस्कार को करने का सर्वोत्तम समय जन्म के बाद जो 6वां महीना होता है, जन्म के 6वें महीने के बाद में बच्चे को अन्न खिलाया जाता है, और वही अन्न खिलाने की जो प्रथा होती है, प्रक्रिया होती है, उसी को अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। किंतु 8वें, 9वें और 10वें माह में भी इस संस्कार को कर सकते हैं, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है, और इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत सारे बच्चे 6 से 7 महीने में ही खाने लगते हैं अन्न, और बहुत सारे बच्चे 1 साल के बाद खाते हैं। तो ये कभी भी आप कर सकते हैं, 6ठे महीने, 8वें महीने, 9वें या 10वें महीने, आप कभी भी ये संस्कार कर सकते हैं। इसको लेकर के चूंकि ये संस्कार आजकल प्रचलित नहीं है, तो ये जब जिसकी इच्छा होती है तब लोग कर देते हैं, लेकिन ये संस्कार का एक भाग है अन्नप्राशन। श्लोक मिलता है कि जन्मतो मासी षष्ठे वा सौरणे तमम मंदनम तद्भावे अष्टमे मासे नवमे 10वें अपी वा। यानी आप जो है अष्टम मास में, नवम मास में, 10वें मास में आप कभी भी कर सकते हैं इस संस्कार को। वैसे जन्मतो मासी षष्ठेवा यानी कि 6वें महीने में इस संस्कार को करने का सर्वोत्तम चीज माना जाता है, लेकिन आप चाहें तो कभी भी कर सकते हैं, 9वें 10वें कभी भी किसी मास में, ठीक है। तो इस संस्कार के समय शिशु को विभिन्न स्वादों से युक्त भोजन का मिश्रण कर कर चखने के लिए देना चाहिए। और कतिपय कतिपय माने कई सारे आचार्य, मतलब जो संस्कृत के आचार्य हैं, वेदाचार्य रहे हैं, इस अवसर पर मधु और घृत का मिश्रण, यानी मधु आप जानते हैं हनी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और घृत आप जानते होंगे घी जिसको बोलते हैं। तो मधु और घी का को मिला लें एक में, और उसका पेस्ट बना लें बढ़िया से, और उसको आप जो है उस बच्चे को खिलाएं, ठीक है, 6वें महीने में। ये होता है आपका अन्नप्राशन। मार्कंडे पुराण में मधु और घी के साथ खीर खिलाने की विधि बताई गई कि जो खीर होती है दूध की, वो बनाई जाए, और दूध और जो है चावल की खीर बने बढ़िया सी, और उसको बच्चे को खिलाया जाए। संभवतः इसी कारण जो है लोक में दूध भात खिलाने की परंपरा जो है वो चलने लगी। दूध भात जो है बच्चों को कहते नहीं कि दूध भात खिलाओ, दूध भात खिलाओ, तो दूध भात बेसिकली वो नहीं होता, वो खीर होता है। और वो अन्नप्राशन संस्कार से ही दूध भात खिलाने की प्रथा, कि चंदा मामा आएंगे दूध भात खिलाएंगे, ऐसे कुछ पहले बचपन में आप सुनते रहे होंगे। तो वही दूध भात खिलाने वाली प्रथा जो है यहीं से लोक में प्रचलित हो गई। तो ये सारी बातें ध्यान रखेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ हम आपको समझा रहे हैं। निश्चित तौर पर आपके समझ में सारी चीज़ें आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बहुत मेहनत लगती है, और आप लोगों के लिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ ये आप खुद ही सोचो, कि मैं लगातार आपके लिए 3-3, 4-4 वीडियो एक दिन में 1-2 घंटे की देने का काम करता हूँ। आपको बता दूँ मेरा कलेजा हिल जाता है पढ़ाने में, बहुत मेहनत पड़ती है। मैं दुबला पतला वैसे ही हूँ, और दूसरी बात जब मैं पढ़ाता हूँ इतना बोल बोल करके एनर्जी के साथ, तो बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, तो बहुत थका लगती है। और आपको बता दूं कि चाहे कुछ भी खा पी लो तो उससे कुछ लगता वगता नहीं हमारे शरीर में, हम बहुत डांटे जाते हैं घर पे, सही बताऊं वास्तव में आपको। लेकिन जब आप लोगों के समक्ष मैं आता हूं तो मैं अपना 100% देने का काम करता हूं। जो कुछ भी मुझे आता है मैं आपको बताने का काम करता हूं, और जीवन भर करता रहूंगा। अगर आप लोग अगर हमारा साथ देते रहेंगे, हम इसी तरीके से आपकी सेवा करते रहेंगे, जो कुछ भी टूटी फूटी जबान से आपको देता हूँ। चलिए, तो इस तरीके से अन्नप्राशन से संबंधित जो कर्मकांड है उसका उल्लेख भी किया गया है, और यह कर्मकांड विधि संबंधित ग्रंथों में विस्तार से बताई जाती है। आगे देखिएगा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, प्राचीन शिक्षा के मुख्य विश्वविद्यालय बताइए। मुख्य विश्वविद्यालय प्राचीन समय में कौन कौन से थे जो शिक्षा देते थे? तो सांस्कृतिक आदान प्रदान में प्राचीन विश्वविद्यालयों की अत्यंत महत्वपूर्ण, यानी महती माने महत्वपूर्ण, भूमिका माने रोल रहता है विश्वविद्यालयों का। चूँकि सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं उनका आदान प्रदान विश्वविद्यालयों से होता है, जिसकी नींव आधुनिक जगत की विधाएं, मतलब कि जो विधाएं बढ़ी हैं, आधुनिक जगत की जो चीज़ें आई हैं सामने, वो उन्हीं आधार पर बनाई गई हैं। कुछ प्राचीन काल के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय जिनमें काशी विश्वविद्यालय बड़ा फेमस था। काशी विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो जग प्रसिद्ध काशी विश्वविद्यालय भारत की प्राचीन नगरी पाप मोचनी
गंगा नदी के उत्तर में स्थित उत्तर प्रदेश के वरुण और अस्सी नदियों के संगम पर बसा था, मतलब बसा है। यह वैदिक, बौद्ध और जैन ग्रंथों, तीनों ग्रंथों के प्रधान केंद्र रही है काशी। 9वीं शताब्दी में जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने अपने तप और ज्ञान से काशी को भारतीय संस्कृति तथा नवोदित आर्य धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बताया। आर्य विद्या की राजधानी, बीएचयू का अगर कुलगीत पढ़ेंगे तो उसमें भी आर्य विद्या की राजधानी बताया जाता है। तुलसीदास जी ने भी काशी की महिमा का वर्णन करते हुए इसे सकल कामनाओं, सकल माने होता सारी कामनाएं, जो भी आप चाह रहे हैं सारी कामनाओं को पूरा करने वाली कामधेनु बताया है। कामधेनु एक गाय होती है जो कि जो चाहो, मतलब जो मांगो उससे वो मिल जाता है, उससे कामधेनु से। तो वही कामधेनु गाय है जो सकल कामनाओं को पूरा करने वाली है। काशी दुख, क्लेश, पाप और रोगों का नाश करती है काशी। काशी की यह सांस्कृतिक परंपरा आज तक चलती आ रही है। और यहाँ पर चौपाई कही गई, दोहा, किससे आई सहित स्नेह देह भरी, कामधेनु कल काशी, और समनि शोक संताप पाप रुज, सकल सुमंगल राशि। तो ये जो है ये काशी के लिए बड़ा प्रसिद्ध है कि भाई काशी एक कामधेनु की भांति है। वो हमेशा आपको कुछ, हमेशा सारे के सारे कल्याण देने वाली है। आपके शोक, संताप, पाप, क्लेश, तमाम सारे रोगों का नाश करने वाली काशी है। तो ये काशी आर्य विद्या की राजधानी है। ये काशी जो है जगत गुरु शंकराचार्य की धरती है। ये काशी भगवान भोलेनाथ के डमरू पर टिकी हुई, मतलब त्रिशूल पर टिकी हुई काशी है। ये काशी में गंगा नदी बहती है जो कि उसकी पावन धारा संपूर्ण वातावरण को महकाती हुई आगे बढ़ती है। तो ये काशी है। और मुझे सौभाग्य से 2 वर्ष लगभग काशी में रहने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ और मैं बहुत ही गर्वान्वित महसूस करता हूँ जब काशी का नाम आता है और बड़ा अच्छा लगता है। बहुत ही ज़बरदस्त है काशी, घूमने लायक है। बनारस काशी एक ही बात है। दूसरा विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में। नालंदा विश्वविद्यालय की वो बीएचयू जो है वो अलग बनवाया, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने उसको बनवाया था। वो अलग विश्वविद्यालय, एक काशी विश्वविद्यालय था पहले, ठीक है। देखिए प्राचीन समय में नालंदा विश्वविद्यालय एक था, तो ये बिहार में था नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक उच्च शिक्षा के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र था। विदेशों से यहाँ लोग पढ़ने आते थे। यहाँ पर लगभग 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए लगभग 2,000 शिक्षक हुआ करते थे। 2,000 मास्टर थे जो कि 10,000 छात्रों को पढ़ाते थे। चीनी यात्री हुएन सांग आया था यहाँ पर पढ़ने के लिए 7वीं शताब्दी में। विद्यार्थी और शिक्षक के रूप में अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष यहाँ पर बिताया उसने, हुएन सांग ने। उस समय हर्षवर्धन शासन कर रहे थे। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए कठिन परीक्षा, यानी कि जैसे आजकल CUET की परीक्षा का पैटर्न चल रहा है, तो वैसे ही परीक्षा का पैटर्न, यानी विश्वविद्यालय में प्रवेश अगर आपको लेना है तो आप कठिन परीक्षा देंगे। फिर उसके बाद में आप कई चरणों से आगे गुजरेंगे, फिर उसके बाद में आपका एडमिशन होगा। यहाँ पर तिब्बत से, चीन से, जापान, कोरिया, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, यहाँ सबके छात्र जो है विद्या अध्ययन के लिए आया करते थे। शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा में हुआ करता था। व्याख्यान होती थी, चर्चा पर चर्चा होती थी, बहस होती थी, शैक्षणिक कार्यक्रम हुआ करते थे। ये सब में सारे के सारे देश के लोग भाग लिया करते थे। रत्न सागर, रत्न निधि और रत्न रंजना नाम के 3 बड़े यहाँ पर लाइब्रेरियाँ थी, पुस्तकालय थे। कौन कौन से? रत्न सागर, रत्न निधि और रत्न रंजना, ये 3 विश्वविद्यालय हुआ, मतलब कि 3 लाइब्रेरी थी वहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में। बड़े पुस्तकालय थे, जैसे आजकल बीएचयू की सेंट्रल लाइब्रेरी है। इसमें से एक 9 मंजिला ऊंचा था लाइब्रेरी। नालंदा भारत के सबसे शानदार बौद्ध सितारों की चमक से अभिभूत था, जिसमें नागार्जुन, धर्मपाल, शिलभद्र, धर्मकीर्ति, ये सब ने एक प्रकार से उसमें जो है रहे थे। तो ये सब एक प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में चीज़ें बताई मैंने। प्रश्न आपसे पूछेगा, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित पर टिप्पणी करें। कौन कौन से? एक तो है तक्षशिला विश्वविद्यालय, दूसरा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय और तीसरा है तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय। चर्चा कर ले तो थोड़ा थोड़ा इस सभी के बारे में, चूंकि प्रश्न आपसे पूछ सकता है। देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो तक्षशिला विश्वविद्यालय हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म इन दोनों का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है, जो कि रावलपिंडी से 18 मील उत्तर दिशा में स्थित है। इसमें 10,500 से अधिक छात्र पढ़ा करते थे। लगभग 60 विषयों को एक प्रकार से यहाँ पर पढ़ाया जाता था। वेद, वेदांत, अष्टादश मतलब पुराण जो है, विधाएं, तमाम प्रकार की दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, जैसे तमाम विषयों की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। लगभग 60 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इस विद्यालय में पाणिनि बहुत ही विद्वान आदमी, अष्टाध्यायी, मतलब पाणिनि की कौन सी रचना है, बड़ी फेमस रचना है,
मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बड़ी फेमस रचना है, मैंने कई बार इसको बताया भी है आपको। तो पाणिनि जैसे विद्वान, कौटिल्य जैसे विद्वान, यानी चाणक्य जो थे वो तक्षशिला के ही विश्वविद्यालय मतलब कि प्रोफेसर थे। चंद्रगुप्त, प्रसेनजीत आदि महापुरुषों ने यहाँ पर शिक्षा भी ग्रहण करी और कौटिल्य वगैरह ने यहाँ पर पढ़ाया भी बाद में। ठीक है, चाणक्य जी ने। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सॉरी अगला पॉइंट है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बताएं। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था, इस शिक्षा केंद्र में लगभग 160 विहार थे, जो विहार होते हैं बौद्धों के, और 100 शिक्षकों की व्यवस्था थी यहाँ पर। प्रसिद्ध पंडित अमित मतलब आतिश दीपांकर यहाँ के आचार्य थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, दीपांकर जी की, आतिश दीपांकर। विक्रमशिला में व्याकरण, न्याय, दर्शन और तंत्र की शिक्षा दी जाती थी, इसकी व्यवस्था थी। वर्तमान में बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है ये विश्वविद्यालय विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय से निकले विद्वानों की सूची बहुत लंबी है वैसे तो। रक्षित और विरेचन और इसके अलावा ज्ञानपाद, बुद्ध, रत्नवज्र, अभयंकर, ये सब जो है यहाँ से पढ़े लिखे छात्र हैं, जो कि बहुत ऊंचे हस्तियां हैं अपने आप में। तो ये था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगली यूनिवर्सिटी आपकी तेलहाड़ा यूनिवर्सिटी, यानी कि तेलहाड़ा विश्वविद्यालय। तेलहाड़ा विश्वविद्यालय की बात करें तो यह नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय से भी प्राचीन है। चीनी यात्री इत सिंह ने अपने यात्रा वृत्तांत में इस विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। यहाँ देश विदेश के सैकड़ों छात्र महायान की पढ़ाई करते थे, महायान शाखा से रिलेटेड था ये बौद्ध धर्म की। ठीक है, तो ये था आपका एक प्रकार से यूनिवर्सिटी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपके। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के प्रसार में किन्हीं दो विश्वविद्यालयों की भूमिका बताइए। तो भारतीय संस्कृति में वैसे प्रसार के लिए विश्वविद्यालयों की बड़ी जबरदस्त भूमिका रही है। भारतीय संस्कृति व इसके प्रसार में सारगर्भित भूमिका निभाने वाले शिक्षा केंद्रों का योगदान अद्वितीय है, मतलब कि उनके जैसा किसी का नहीं है। इनके संरक्षण की जिम्मेदारी वर्तमान पीढ़ी पर है, इसके प्रति गौरव का भाव लेकर के चलना होगा। भारतीय संस्कृति समन्वय की विराट चेष्टा से पुलकित है और भौगोलिक दृष्टि से भारत विश्वविद्यालय और विविधताओं का देश रहा है, परंतु सांस्कृतिक दृष्टि से एक इकाई के रूप में इसका अस्तित्व प्राचीन काल से बना हुआ है। सर्वांगीणता, विशालता, उदारता, सहिष्णुता की दृष्टि से भारतीय संस्कृति विश्व में अग्रणी स्थान रखती है और आज भी लोग इसको याद करते हैं इनके लिए। इसमें विश्वविद्यालय जो इम्पोर्टेंट है उसमें एक विश्वविद्यालय वल्लभी विश्वविद्यालय और एक है पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। इसके अलावा तक्षशिला, नालंदा, ये सब तो मैंने आपको बताया, ये सब इम्पोर्टेंट तो हैं ही, लेकिन कुछ और विश्वविद्यालयों के नाम आप ध्यान रखें, कभी प्रश्न आपसे पूछे तो आसानी से आप बता पाएँ, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। वल्लभी विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो यह विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र की शिक्षा देता था, नीति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था वल्लभी यूनिवर्सिटी। साथ ही बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था वल्लभी विश्वविद्यालय। शिक्षा के क्षेत्र में यह नालंदा का प्रतिद्वंदी माना जाता है कि नालंदा और वल्लभी विश्वविद्यालय दोनों एक दूसरे के टक्कर देते थे, और यह गुजरात में स्थित था वल्लभी विश्वविद्यालय, मतलब स्थित है। तत्कालीन समय में 600 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत थे इसमें वल्लभी विश्वविद्यालय में, तो ये वल्लभी विश्वविद्यालय है। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना 3वीं शताब्दी में कलिंग राजाओं ने करी थी। 11वीं शताब्दी तक शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहा ये पुष्पगिरी विश्वविद्यालय, और इस विश्वविद्यालय का परिसर ललितगिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी तक फैला हुआ था, तो यानी इसका जो कैंपस था वो बड़ा था पुष्पगिरी विश्वविद्यालय का। उपरोक्त शिक्षा केंद्रों के अतिरिक्त औदंतपुर, शारदा पीठ, सोमपुरा, श्रावस्ती, कन्नौज, कांची, कश्मीर भी महत्वपूर्ण रहे शिक्षा के मामले में। कुछ अभी भी इतिहास के पन्नों में गुम है जिनका पता नहीं चला है। तो कुछ शिक्षा केंद्रों के भग्नावशेष उनके प्राचीन वैभव को दर्शाते हैं। इनकी शिक्षा प्रणाली जीवन के नैतिक, भौतिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक विकास सब पर केंद्रित रही है। विनम्रता, सच्चाई, अनुशासन, आत्मनिर्भरता तथा सभी कृतियों के प्रति सम्मान जैसे मूल्यों पर जोर देती है शिक्षा। यहाँ की शिक्षा मानव और प्रकृति के बीच संतुलन की सराहना को सीख देती है शिक्षा। प्राचीन कालीन आदर्शवादिता, गुरु शिष्य संबंध, शांत परिवेश, शिक्षण विधियाँ, सरल जीवन वर्तमान काल में भी प्रासंगिक हैं और आज भी इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके नई शिक्षा नीति में बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी बड़ी ज़बरदस्त थी, और इस समय की जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही थी।
आगे देखिए, छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छठा नंबर प्रश्न है, राज्य के विकास में सहायक तत्व कौन से होते हैं? राज्य के विकास में सहायक तत्व यानी कि हेल्पिंग फैक्टर्स इन डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। राज्य के विकास में कई सारे सहायक तत्व होते हैं। तो जिस प्रकार भापा धीरे धीरे विकसित हुई है, मनुष्य में राजनीतिक चेतना धीरे धीरे जागृत हुई है, उसी प्रकार राज्य का विकास धीरे धीरे हुआ है। और राज्य के विकास में सहायक तत्व महत्वपूर्ण है, जैसे कि सबसे पहला तत्व है आपका मनुष्य की मूल सामाजिक प्रवृत्ति, नेचुरल सोशल मतलब कि इंस्टिक्ट्स ऑफ मैन, यानी मनुष्य की जो मूल सामाजिक प्रवृत्ति है वो भी समाज के विकास में सबसे ज़्यादा सहायक होती है। चूंकि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज अ सोशल एनिमल, अरस्तु ने भी कहा। समाज में रहने की मूल प्रवृत्ति ने ही इस राज्य को जन्म दिया है। चूंकि समाज का उदय पहले हुआ, फिर समाज से राज्य की उत्पत्ति होती है। अरस्तु ने कहा कि यदि कोई मनुष्य ऐसा हो जो समाज में ना रह सकता हो, अथवा जो यह कहता हो कि मुझे केवल अपने ही साधनों की आवश्यकता है, तो उसे मानव स्वभाव का सदस्य मत समझो। वह या तो जंगली जानवर हो सकता है या फिर कोई देवता हो सकता है, तभी वो बिना समाज के रह पाएगा। यानी कि मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, बिना समाज के मनुष्य नहीं चल पाएगा। अगर वो ये कहता है कि मैं सामाजिक प्राणी नहीं हूँ, तो आप मान लीजिए कि वह एक तो देवी है, मतलब एक तो वह तो या तो वो देवता है या फिर वो कोई जंगली जानवर है। ठीक है। सामाजिक प्रवृत्ति वाले मनुष्य जब साथ साथ रहने लगे तो उनके स्वभाव तथा स्वार्थ अलग अलग होने के कारण से उनमें विवाद उत्पन्न हो जाता है, और इन विवादों का समाधान करने के लिए स्वतः ही राज्य का उदय हो जाता है। अतः राज्य मनुष्य की मूल सामाजिक प्रवृत्ति का परिणाम कहा जा सकता है। कि मनुष्य की जो सामाजिक प्रवृत्ति थी वही कारण से क्या बना, राज्य की उत्पत्ति हो गई। जॉन मार्ले का कथन है कि राज्य के विकास का वास्तविक आधार मनुष्य के जीवन में विद्यमान अंतर्जात प्रवृत्ति रही है। तो ये एक प्रकार से जॉन मार्ले का कथन है, और अंतर्जात प्रकृति जो रही है उसके कारण से राज्य की उत्पत्ति मानी। दूसरा है रक्त संबंध, यानी किनशिप, यानी कि किनशिप को बोलते हैं आप रिश्तेदारी, रक्त संबंध। तो राज्य के विकास में सहायक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व रहा है रक्त संबंध। रक्त संबंध ने ही जातियों और कुलों को एकता के बंधन में बांधा और उन्हें संगठन का रूप दिया, तथा इस दृष्टा पर दृढ़ता प्रदान करी। सामाजिक संगठन रक्त संबंध से ही उत्पन्न होता है, और इस रक्त संबंध की प्राथमिक इकाई परिवार था। आज्ञा पालन, राजनीतिक संगठन और शासन प्रबंध परिवार में पाया जाता है। इस प्रकार से क्या हुआ कि सर हेनरी मेन ने लिखा कि समाज के प्राचीनतम इतिहास की आधुनिक गवेषणाएं इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती हैं कि समूह को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन जो है वो रक्त संबंध का ही था। क्योंकि एक दूसरे की कहना लोग वही तभी मानेंगे जब वो एक दूसरे से ब्लड से रिलेटेड होंगे। आगे फिर चल करके यही अपना बृहत रूप धारण करता है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण से कुटुंब का आकार बढ़ा, जाति और कुल बने तथा समाज का जन्म हुआ। मैकाबर पेज कहने लगे कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है, कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। तो यही सारी अवधारणा आगे बढ़ी और इसी कारण से राज्य की उत्पत्ति हुई। प्रारंभ में कदाचित रक्त संबंध माता से जाने जाते थे और बहुपति प्रथा और अस्थायी वैवाहिक संबंध की प्रथा प्रचलित थी। बाद में शक्ति, प्रभुत्व और संगठन बढ़ जाने के कारण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की प्रधानता बढ़ने लगी। हिंसक पशुओं को पालने से, धन बढ़ जाने से, संपत्ति के अधिपत्य से, कृषि आदि उद्योगों से तथा दास प्रथा आदि के कारण पैतृक प्रभुत्व बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। रक्त संबंध पिता से माना जाने लगता है, और इस प्रकार पहले कुटुंब बना, फिर कुल बना, कुटुंब से फिर समाज का निर्माण हुआ, और समाज के बाद में राज्य अस्तित्व में आया। तो पहले कुटुंब, फिर कुल, फिर समाज और फिर राज्य अस्तित्व में आया। तो इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति हुई, ये बताया विद्वानों ने। ठीक है। अलग अलग विद्वानों ने राज्य की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत भी दिए। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, तो इन सभी को हम चर्चा करते रहेंगे। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी परीक्षा में प्रश्न हो सकता आ जाए, तो उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। आगे देखिए, 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राज्य की स्थापना में धर्म का योगदान बताइए। तो धर्म ने भी राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। धर्म ने समाज को एकता के बंधन में बांधा है। प्रारंभिक समाज में रक्त संबंध तथा धर्म एक ही वस्तु के दो पहलू थे। विल्सन महोदय ने के अनुसार अगर देखें तो वो कहते हैं कि धर्म समान रक्त का प्रतीक, उसकी एकता, पवित्रता तथा दायित्व की अभिव्यक्ति था। तो धर्म का योगदान बहुत ही रहा है राज्य की उत्पत्ति में, चूंकि धर्म जो कहता है उस बात को लोग मानते हैं। गैटिल महोदय का कहना है कि रक्त संबंध और धर्म एक ही वस्तु के दो रूप होते हैं।
अच्छा, धर्म के नाम पर आप कहो तो कुछ लोग डर के मारे कर लेते हैं, कुछ लोग जो है धर्म को मतलब धर्म के कारण से कर देते हैं कि आप उस पर कोई बट नहीं करते, कोई सवाल नहीं करते हैं। तो संगठन बड़े अच्छे तरीके से काम करता है। तो धर्म, रक्त संबंध और धर्म एक ही वस्तु के दो रूप थे और कर्तव्यों को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी। प्रारंभिक समाज में धर्म के दो रूप प्रचलित थे, एक तो पितृ पूजा और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा। दो तो व्यक्ति अपने परिवार के वृद्ध व्यक्तियों के मृत हो जाने पर उनकी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए पितृ पूजा करते थे। जो लोग एक ही वंश या रक्त से रिलेटेड होते थे उनके कुल देवता भी एक ही होते थे, मतलब उनके कुल देवता एक ही हो जाते थे। अच्छा, कुल देवता आज भी हैं, ठीक है। कुल देवताभ्यो नमः ये आता है मंत्र। तो कुल देवता मतलब कि उनके 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 कुल खूंट के देवता, मतलब कि उनके जो बाप दादा थे, उनके जो उन्होंने जो पूजा कराई जिन देवता की, उनकी पूजा करते करते लोग जिनकी जो है जो काली माता, ग्राम देवता, कुल देवता होते हैं, तो उनकी पूजा होती है। तो उनके पुरखे ही हुआ करते थे कुल देवता। इस प्रकार प्रति पूजा ने परिवारों को एकता के सूत्र में बांध दिया और इस तरीके से जब परिवार कुल देवता के रूप में पूजने लगे तो एक कुल का निर्माण हुआ। इसीलिए कुल देवता मतलब कि जो उनके बहुत प्राचीन पूर्वज है उन्हीं को कुल देवता कहा जाने लगा। धर्म का दूसरा रूप प्राकृतिक शक्तियों की पूजा है। जंगली अवस्था में मनुष्य का बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, वह प्राकृतिक परिवर्तनों को समझने में पूर्ण असमर्थ था। उसने बादल की गड़गड़ाहट, बिजली की कड़कड़ाहट, हवा की सनसनाहट में ईश्वरीय शक्ति अनुभव की और वह प्राकृतिक शक्तियों से पृथ्वी, सूर्य, इंद्र, अग्नि, वरुण ये सभी की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। जो लोग एक ही शक्ति की उपासना करने लगे उन्हें आपस में मित्रता की भावना उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि आप भी सूर्य की पूजा करते, मैं भी करता हूँ, तो हमारा आपका लगाव बढ़ जाएगा और यही भावना बन करके धीरे धीरे संगठन बनी। संगठन से फिर उसके बाद में समाज का निर्माण, फिर राज्य का निर्माण बना और राज्य का आधार यही व्यवस्था बन जाती है। तो धर्म के कारण से राज्य की उत्पत्ति हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुरुआत में मनुष्य प्राकृतिक शक्तियों को भूत प्रेत या देवता समझता था। जो व्यक्ति यह सिद्ध कर देता था कि वह इन प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है उसे समाज में असाधारण सम्मान प्राप्त हो जाता था। अनेक बार ये तांत्रिक यानी जादूगर राजा बन जाते थे। स्पार्टा में जादूगर राजा सांसारिक तथा धार्मिक क्षेत्रों का प्रधान बन गया था। इसी प्रकार से इसी आधार पर गिलक्राइस्ट महोदय ने कहा कि जादूगर से राजा बनने का चरण आसान है। तभी कहा था, चूंकि अगर आप प्राकृतिक शक्तियों को अपने कंट्रोल में कर लेते तो आप समझ लो कि आपको लोग भगवान के रूप में पूजने लगते थे। धर्म और संगठन, धर्म संगठन और एकता के लिए धर्म संगठन और एकता के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है। और धर्म ने मनुष्य को अनुशासन सिखाया है, आज्ञा पालन का पाठ सिखाया है। इस प्रकार धर्म ने राज्य के विकास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चूँकि धर्म के बताए हुए मार्ग पर लोग चलना पसंद करते हैं और उसको लोग आत्मा से करते हैं काम, कुछ धर्म के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं और डरते भी धर्म से, ठीक है, कि अगर ये काम मैं नहीं करूँगा तो हो सकता है हमारा अनिष्ट हो जाए। तो ऐसी धारणा भी दिमाग में बनी रहती है, लगातार डर बना रहता है, ठीक है, तो लोग करते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 8वां क्वेश्चन है, राज्य के विकास में शक्ति या युद्ध का महत्वपूर्ण स्थान है, स्पष्ट करें। बिल्कुल रहा है, राज्य के विकास में शक्ति और युद्ध का महत्वपूर्ण स्थान है और सामाजिक व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था में बदलने का कार्य युद्ध द्वारा ही किया गया है। युद्ध विजय और आज्ञा पालन के फलस्वरूप कुटुंब जाति में, जाति कबीलों में, कबीले बड़े संगठनों में विस्तृत होते गए, राज्य का रूप धारण कर लिया। फिर जैक्स महोदय का कथन है कि जन समाज का राजनीतिक समाज में परिवर्तन शांतिपूर्ण उपायों से नहीं हुआ है, यह परिवर्तन युद्ध के द्वारा हुआ है। जब लोग जो है एक प्रकार से समाज बना, जन बना, फिर समाज बना, उसके बाद में समाज में परिवर्तन शांतिपूर्ण उपायों से नहीं हुआ। समाज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आप लाओ तो आप देखेंगे झगड़ा, लड़ाई, मारपीट जरूर होगी, बिना उसके परिवर्तन नहीं आएगा किसी भी चीज़ में, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग परिवर्तन का समर्थन करेंगे तो कुछ लोग परिवर्तन का विरोध करेंगे, और जब परिवर्तन का विरोध होगा तो युद्ध होगा, शक्ति का प्रदर्शन होगा। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, दो गुटों में चीज़ें बढ़ जाएंगी और इसके कारण से फिर उन सभी को एक करने के लिए क्या होगा, एक राजा बनाया जाएगा और एक राज्य की उत्पत्ति हो जाएगी, एक नियम कायदे बनेंगे, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से राज्य की उत्पत्ति हो जाती है। कृषि तथा व्यवसाय की उन्नति के साथ साथ जब लोग निश्चित स्थानों पर रहने लगे तो निजी संपत्ति की धारणा का उदय हुआ कि भाई अपनी भी संपत्ति कुछ होनी चाहिए। स्थान और संपत्ति की रक्षा के लिए लोग युद्ध करने लगे कि ये हमारा है, ये हमारा, इस तरीके से लोग लड़ने लगते हैं।
लोग सुरक्षा प्रदान करने वाले शक्तिशाली व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकार करने लगते हैं कि जो भाई ज़्यादा थोड़ा बलशाली व्यक्ति है, जिसके पास हर चीज़ ज़्यादा है, तो उसके पीछे कुछ लोग आ जाते हैं रक्षा करने के लिए, तो उनकी सेना तैयार हो जाती है फिर धीरे धीरे। तो इस नेता की अधीनता में एक कबीला दूसरे कबीले पर आक्रमण करने लगा फिर धीरे धीरे, और इस युद्ध में विजयी कबीले का राजा सरदार बन जाता है, मतलब सरदार राजा बन जाता है। और इस प्रकार युद्ध में या युद्ध से राज्य की उत्पत्ति होती है। यह उक्ति भी प्रचलित है कि युद्ध से राजा का जन्म होता है, तो ये भी एक कथन प्रचलित है। तो इस तरीके से इस कथन की व्याख्या होगी कि राज्य के विकास में शक्ति या युद्ध का महत्वपूर्ण स्थान है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे देखिएगा 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राज्य की उत्पत्ति और विकास में मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, स्पष्ट करें। बिल्कुल, आर्थिक गतिविधियां भी इंपॉर्टेंट रही है मनुष्य की। देखिए, राज्य की उत्पत्ति और विकास में मनुष्य की जो इकोनॉमिकल जो गतिविधियां रही हैं, जो इकोनॉमिकल प्रोसेस रहा है, वो बड़ा अच्छा भूमिका निभाता है। और जैसे प्लेटो, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, एडम स्मिथ और मॉन्टेस्क्यू ने भी राज्य की उत्पत्ति तथा विकास में आर्थिक तत्वों के योगदान को स्वीकार किया है। कार्ल मार्क्स ने भी तो यहाँ तक कह दिया कि राज्य आर्थिक परिस्थिति की ही अभिव्यक्ति होती है, आर्थिक परिस्थितियाँ ही तय करती है राज्य कैसा होगा और राज्य बनेगा। गैटल महोदय कहते हैं कि आर्थिक चेष्टाएं जिनके द्वारा मनुष्य ने मौलिक आवश्यकताओं की संतुष्टि की है तथा बाद में धन का संचय किया है, राज्य के निर्माण में आवश्यक तत्व वही रहे हैं। आदिकाल से लेकर के आप देखें अब तक का जो मनुष्य रहा है वो 4 आर्थिक अवस्थाओं से गुजरा है। कौन कौन से? उन आर्थिक अवस्थाओं के अनुरूप ही तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक संगठन रहे हैं। प्रथम अवस्था जो रही है वो रही है आर्थिक अवस्था, आखेट करना, शिकार करना वाली अवस्था रही है शुरुआत की। आखेट अवस्था में मनुष्य के जीवन निर्वाह का साधन जो था वो शिकार था, शिकार करके लोग अपना पेट भरते थे। इसीलिए मनुष्य का जीवन अस्थिर था, असंगठित था, उस समय भ्रमणशील था। लोग जहाँ पर शिकार मिलते थे जंगल में लोग भ्रमण करते रहते थे, और मिल गया तो खाना, मतलब वही जो है शिकार करके जो चीज़ें मिलती थी उसको ग्रहण करते थे, उसको खाते थे। तो इस तरीके से मनुष्य का जीवन अस्थिर था, असंगठित था और भ्रमणशील था। ये पहली अवस्था थी। द्वितीय अवस्था थी पशुपालन की अवस्था, जिसमें लोग पशुओं को पालते थे, और पशुपालन अवस्था में मनुष्य पशु पाल करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। यद्यपि इस अवस्था में भी उनका जीवन भ्रमणशील था, किंतु उनमें सामूहिकता यानी और संगठन के अंश धीरे धीरे आने लगे थे। तो ये था द्वितीय अवस्था, जिसमें लोग पशुओं को पाल करके उनसे जो है प्रकार चीज़ों को करते थे और उनसे दूध वगैरह खाते थे। तृतीय अवस्था जो रही है वो रही कृषि की अवस्था। कृषि अवस्था में मनुष्य के जीवन का आधार कृषि हो जाने पर वो निश्चित स्थान पर अस्थायी रूप से रहने लगते हैं और निजी संपत्ति की धारणा उत्पन्न होने लगती है, पर समाज में संघर्ष और इससे समाज में संघर्ष उत्पन्न होने लगता है। ऐसी स्थिति में कानून, न्यायालय और राजनीतिक सत्ता की स्थापना होती है। तो ये रहा तीसरी अवस्था। इसके बाद में आती है चौथी अवस्था। चतुर्थ अवस्था आज की जो औद्योगिक अवस्था है वो है चतुर्थ अवस्था, जिसमें आर्थिक जीवन के जटिल और विशाल ढांचे ने राष्ट्रीय राज्यों को जन्म दिया। और इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ मनुष्य के राजनीतिक संगठन में भी परिवर्तन हुए हैं, और यह राज्य के विकास पर आर्थिक गतिविधियों के प्रभाव को स्पष्ट मतलब उनके आर्थिक गतिविधियों का स्पष्ट प्रभाव मतलब स्पष्ट प्रमाण है, ठीक है, प्रभाव का। तो इस तरीके से राज्य की उत्पत्ति होती है और उसमें आर्थिक गतिविधियां जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया भाई 9वां प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 10वां प्रश्न, देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न है राज्य के विकास में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व राजनीतिक चेतना भी है, स्पष्ट करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बताएं। तो राज्य के विकास में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है राजनीतिक चेतना, ठीक है। राजनीतिक चेतना का तात्पर्य उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चेतना है जिनके हेतु राज्य की स्थापना की जाती है, यानी राज्य की स्थापना क्यों की गई वही उद्देश्य राजनीतिक चेतना कहे जाते हैं। गिलक्राइस्ट महोदय बड़े अच्छे जो है राजनीति शास्त्र के जानकार हैं। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के सभी तत्वों की तह में, जिनमें रक्त संबंध तथा धर्म की भी सम्मिलित है, राजनीतिक चेतना उसी को कहा जाता है। यह सबसे मुख्य तत्व है, ठीक है,
जो राज्य के विकास में योगदान देती है। वुडरो विल्सन जो कि राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने कहा कि संगठन की भावना स्वाभाविक है और वह मनुष्य और परिवार के साथ उत्पन्न हुई है, और यह तथ्य निहित है कि राजनीतिक चेतना ही मनुष्य को राज्य के रूप में संगठित कराती है। तो जब व्यक्तियों ने किसी निश्चित स्थान पर अस्थायी रूप से रहना प्रारंभ कर दिया होगा तथा अपनी आजीविका के अस्थायी साधन प्राप्त कर लिए, तो फिर उनकी यह स्वाभाविक इच्छा हुई कि कहीं दूसरे लोग उनके साधनों को हड़प ना ले, उन्होंने जो अभी तक चीज़ें प्राप्त करी है उनको लोग कोई छीन न ले। तो इसके कारण से क्या हुआ, नियमों की आवश्यकता का अनुभव लोगों को होने लगा, और यही राजनीतिक चेतना का मूल भाव है कि भाई लोगों को अपनी रक्षा करने का अनुभव होने लगा कि भाई एक कानून बने और वो हमारी रक्षा करे। एक कुछ लोग हों जो कि हमारे अगर सामान को कोई छोड़ मतलब कि छीनता है तो उसके लिए मतलब उसको दंड मिले। तो इस तरीके से राजनीतिक चेतना का उद्भव होने लगता है, और प्रारंभ में यह राजनीतिक चेतना अस्पष्ट तथा अव्यक्त आंतरिक अनुभूति रूप में थी। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता है, यह प्रकाशित तथा व्यक्त होने लगती है ये व्यवस्था। अब शासन, अनुशासन और युद्ध के लिए राजनीतिक संगठन की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगता है। साथ ही साथ कुछ व्यक्तियों में शक्ति प्राप्त करने की इच्छा बढ़ी और वे सैनिक कार्रवाइयों द्वारा अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने लगे। युद्ध में विजयी नेता राजा बन जाते थे, मतलब बन गए होंगे, और उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया। इस प्रकार की प्रक्रिया से सरकार और कानून का जन्म हुआ तथा राज्य मूर्त रूप में हमारे समक्ष आया। तो यह राज्य की उत्पत्ति में भूमिका किसकी, राजनीतिक चेतना की। ओके, तो वर्तमान समय में राजनीतिक चेतना के वशीभूत होकर के मानव द्वारा विश्व राज्य की स्थापना की दिशा में सोचा जाने लगा है। तो ये भी एक चीज है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। 11वां प्रश्न, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का महत्व बताइए। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के फलस्वरूप राज्य की उत्पत्ति मानी जाती है, और इसको जॉन हॉब्स और लॉक और रूसो ने दिया है। ठीक है, अपने अपने विचार दिए हैं सामाजिक समझौते पर इन लोगों ने। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, क्या महत्व है इसका, समझे महत्व को। सामाजिक समझौता सिद्धांत राजनीतिक विचारों के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पहला महत्व इसका ये है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का खंडन किया। क्योंकि सबसे प्राचीन जो सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का, वो है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किया किसने, सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने। पहले तो राजा को ईश्वर माना जाता था दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में, कि राजा ईश्वर के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो फिर इसमें खंडन होता है सामाजिक समझौते के सिद्धांत में उस बात का। तो दैवीय सिद्धांत का खंडन किया जिसमें राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। समझौता सिद्धांत ने इस तथ्य का प्रतिपादन किया कि राज्य सदैव दैवीय, मतलब कि राज्य दैवीय नहीं वरन मानवीय संस्था है। मनुष्य के द्वारा संस्था बना करके या मनुष्य इकट्ठा होकर के इस राज्य रूपी संस्था का निर्माण खुद करते हैं। ये कोई देव भगवान नहीं बनाते हैं इस संस्था को, ये मनुष्य बनाते, मानव निर्मित संस्था है। ये सामाजिक समझौता बताता है। दूसरी बात, सामाजिक समझौता सिद्धांत ने इस सत्य का प्रतिपादन किया कि जन सहमति ही राज्य का आधार है। शक्ति अथवा शासक ही व्यक्तिगत इच्छा, मतलब कि शासक की व्यक्तिगत इच्छा नहीं होता है। तो जन सहमति ही राज्य का आधार है। अगर जन सहमति नहीं तो राज्य जो है आगे नहीं बढ़ता है। तो जन सहमति राज्य के लिए बहुत जरूरी है। शक्ति और शासक की व्यक्तिगत इच्छा से राज्य का निर्माण नहीं होता है। ये बात भी सामाजिक समझौते के द्वारा क्लियर होती है। इसके अलावा सामाजिक समझौता सिद्धांत ने प्रभुत्व संबंधी विचारधारा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और हॉब्स के विचारों के अनुसार अगर देखें तो उसके आधार पर ऑस्टिन महोदय ने वैधानिक संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किया। लॉक महोदय ने राजनीतिक प्रभुत्व के सिद्धांत को प्रेरणा प्रदान करी, और रूसो के सामान्य इच्छा संबंधी विचारों ने लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया। तो इस तरीके से ये सामाजिक समझौते के महत्व थे जिसके बारे में हमने चर्चा करी। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां नंबर प्रश्न है, समाज में नारी के विभिन्न रूप बताइए। बढ़िया प्रश्न है। समाज में नारी के विभिन्न रूप क्या क्या हैं। समाज में नारी के विभिन्न रूप, हेडिंग, तो एक नारी जन्म लेते ही पुत्री होती सबसे पहली बात। फिर उसके बाद में किसी न किसी की बहन होती जन्म लेते ही, या बाद में होती बहन। फिर भांजी किसी न किसी की होती है, किसी की न किसी की भतीजी, पोती, दौहित्री, मौसी, बुआ जैसी सामाजिक पदवियों को प्राप्त कर लेती है। जैसे आप देखते हैं कि एक चौपाई मानस में आपको मिलेगी कि जय जय गिरिवर राज किशोरी,
मतलब कि एक समय था कि भाई वो जय जय गिरिवर राज किशोरी यानी कि वो जो है गिरिराज यानी कि पर्वतराज हिमवान की पुत्री होती हैं सती जी। फिर उसकी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुखचंद्र चकोरी उसके बाद में शादी होती है, तो वो भगवान शंकर की पत्नी हो जाती हैं। और फिर उसके बाद में जय गजबदन खड़ानंद माता यानी कि उसके बाद में फिर वो किसकी माता हो जाती हैं, भगवान गणेश की माता हो जाती है। तो इस तरीके से एक स्त्री का रूप जो होता है, एक तो पहला रूप होता है उसका पुत्री का, फिर होता है स्त्री का, पत्नी का, और तीसरा रूप होता है उसका माता का। ठीक है, और भी तमाम प्रकार के रूप होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 रूप नारी के आपको देखने को मिलते हैं। विवाह संस्कारोपरांत पत्नी, माता, चाची, नानी, दादी जैसे पद उसको प्राप्त हो जाते हैं, और हर पद की अपनी गरिमा, अपना दायित्व, अपने कर्तव्य होते हैं। कहीं न कहीं समाज के संरक्षण, सांस्कृतिक हस्तांतरण और सामाजिक व्यवस्थाओं को अनुकूल और अनुशासित रखने का दायित्व स्त्रियों का ही रहता है। पारिवारिक संतुलन बनाए रखना, पारिवारिक नियोजन करना, आहार आयोजन की बात करें या तमाम प्रकार की चीज़ें औरतें जो होती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाती। मैनेजमेंट के काम आप देखेंगे अधिकतर औरतें करती, चूँकि वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करती हैं। देखिए पहला श्लोक दिया गया यहाँ पर, अस्त्यायते अस्त्यायते गर्भो यस्यामिति, अर्थात जिसके द्वारा गर्भ धारण किया जाता है, एक तो वो नारी होती है। ठीक है, ये निरुक्त है। ठीक है, ये पूरा दिया गया है जिसको मतलब कहाँ से लिया गया है। दूसरी बात, स्त्रिया एव एतः शब्द स्पर्श रूप रस गंध हिरण्य, यानी कि शब्द स्पर्श रूप रस गंधानाम गुणानाम अस्त्यायानाम स्त्री, अर्थात शब्द आदि गुणों का विकास करने वाली जो होती है स्त्री होती है। तीसरा उदाहरण बधू के रूप में, वाहति स्वासुर गृह भारम यासा, ऋग्वेद में बताया गया। पुरंध्री स्वाजन सहितम पुरम धारयती। इसके अलावा विधवा यानी कि एक तो बधू होती है, फिर पुरंध्री यानी एक प्रकार से धायत्री मतलब माता एक प्रकार से होती है, फिर विधवा विगतो धो भ्राता भरता यास्याह सा, ऋग्वेद में, यानी कि फिर विधवा हो जाती है जब उसका पति खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह किसी ना किसी की बधू होती है, अपने ससुर की वो बधू होती है। ठीक है, यानी कि पतोहू, फिर उसके बाद में वो पत्नी होती मतलब कि किसी की माता होती है, फिर विधवा हो जाती है। तो ये सब नारी के रूप कई सारे बताए गए हैं। इस प्रकार नारी के अनेकों पर्याय हैं, उसकी व्युत्पत्ति तथा निर्वचन प्राप्त होते हैं जो उसकी कर्तव्य पारायणता और सामाजिक निष्ठा को पुष्ट करते हैं। तो इस तरीके से नारी के कई रूप जो मैंने आपको बताए। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न 13वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बढ़िया प्रश्न है। नारी व नर दोनों सृष्टि के आरंभ हेतु भूत कारक हैं, स्पष्ट कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नारी और नर दोनों सृष्टि के आरंभ के हेतु भूत कारक हैं। मनु और शत्रुपा दोनों के बिना सृष्टि आगे वृद्धि को प्राप्त कर ही नहीं सकती थी। मनु पहले पुरुष हैं, शत्रुपा पहली स्त्री हैं, और इन्हीं दोनों से मिल करके ही मतलब ये दो नारी और पुरुष एक मिल करके ही एक प्रकार सृष्टि का निर्माण होता है। अतः अब इसमें कौन श्रेष्ठ है यह प्रश्न ही नहीं उठता कि नारी श्रेष्ठ है कि नर श्रेष्ठ है, पुरुष श्रेष्ठ है कि स्त्री श्रेष्ठ है, क्योंकि बिना दोनों के समाज आगे नहीं बढ़ेगा, बिना एक के अभाव में दूसरा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, नर और नारी समान रूप से सृष्टि में विद्यमान है। हाँ, नारी को किंचित अधिक सम्मान दिया जाना उचित है, क्योंकि वह पुरुष से आधृत वीर को अंड रूप में अपनी कोख में धारण करके 9 महीने तक अपने शरीर की ऊर्जा से उसका सेवन करती है, सेचन करती है। उसके बाद में मनुष्य रूप में उसको जन्म देती है। यानी स्त्री जो होती है सृष्टि के योगदान में ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है बच्चे को पैदा करने में, और अपना दूध पिला करके उस शिशु को जगत में प्रवृत्त होने का सौभाग्य या सामर्थ्य प्रदान करती है। जो माता का दूध होता है उसमें वो पूर्ण आहार माना जाता है, बच्चे को पिलाती है 6-7 महीने तक। उसके बाद में तब तक बच्चा जो होता है कुछ नहीं खाता, तो माता अपने दूध के बल पर उसको जीवित रहती है। इतना ही नहीं, शिशु का पालन पोषण, अध्ययन, संस्कार, आधान, तमाम प्रकार के कर्तव्य जो होते हैं बिना किसी आदेश दिए मातृत्व प्रेरणा से आजीवन निर्वाह करती रहती हैं माताएं। प्रकृति की सुकोमल रचना होती है माताएं, और उसके होने के कारण भी कदाचित उसे अपमान भी सहना पड़ता है।
कभी अबला बना करके उस पर अत्याचार उसको सहना का पड़ता पड़ता है नारियों को। और नर और नारी अगर बात की जाए, दोनों ही सृष्टि का मुख्य कारक माने जाते हैं। लेकिन नारी नारित्र क्या कहा गया कि नारित्र तस्य पूजते तत्र रम्यते देवता, ऐसे कुछ श्लोक है कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। नारी हमेशा से हमारे धर्म ग्रंथों के अकॉर्डिंग पूजनीय रही हैं, और स्त्रियों की हमेशा आपको इज्जत, रक्षा और सब कुछ करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो स्त्रियां हैं, नारियां हैं, वो ही बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करती हैं। आप देखो कि वो अपने माता पिता को, अपने घर बार को छोड़ करके आपके घर में आती हैं, आपके बल पर आती हैं, और वो आप सोचो एक व्यक्ति के चक्कर में पूरे के पूरे घर को छोड़ करके किसी दूसरे घर में जाकर के रहना, क्या आपको कहा जाए तो आप रह पाओगे? तो आप सोचोगे 10 बार। लेकिन वो छोड़ करके आती, चूंकि प्रथा ही ऐसी बन गई है। तो कहीं ना कहीं पे बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता नारियों को, स्त्रियों को, तो इसीलिए इसके लिए उनका सम्मान बहुत जरूरी है। और नारी एक प्रकार से मैं तो कहूँगा पुरुष से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती सृष्टि के मतलब आगे बढ़ाने में। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भूमि के एक टुकड़े पर कितनी श्रेणियां विभाजन किया गया है? कितनी श्रेणियों का विभाजन किया गया है, फटाफट से आप बताएंगे। एक वीडियो इसका मैं और दूंगा जिसमें और तमाम प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा विस्तार से, जो अच्छे अच्छे प्रश्न है। और वो प्रश्न जो होंगे वो, जैसे उसमें मैं छोटे छोटे प्रश्नों के बारे में चर्चा करूँ, गणराज्य क्या है, वितथ क्या है। वितथ जो था, बी द थ, आर्यों की सार्वजनिक प्राचीन संस्था थी जिसे जनसभा कहा जाता था। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इनके बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, ऐसे भूमि के एक टुकड़े पर कितनी श्रेणियों का विभाजन किया गया है? तो याज्ञवल्क्य और बृहस्पति ने, ऋषि हैं दोनों, उन्होंने भूमि के एक टुकड़े पर 4 श्रेणी के भूमि अधिकारों, यानी कि महीपति यानी राजा, क्षेत्र स्वामी यानी भूमि का स्वामी, कृषक यानी खेती करने वाला, और काश्तकार यानी उपकाश्तकार का उल्लेख किया गया है। यानी कि 4 प्रकार के लोग होंगे। एक तो राजा होगा महीपति, और एक होगा क्षेत्र स्वामी यानी भूमि का स्वामी, एक होगा कृषि करने वाला यानी खेती करने वाला, और एक होगा उपकाश्तकार। तो इस तरीके से 4 जो है श्रेणी में इसको बांट सकते हो आप भूमि अधिकारों को। कृषक अपनी भूमि के स्वामी बने रहे, लेकिन भूमि स्वामित्व का स्वरूप उच्च स्वामित्व की स्थापना के कारण बदल गया। भूमि अनुदानों ने किसानों की स्वतंत्र स्थिति ओहदे को भूमि पर उच्च अधिकारों की स्थापना के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया। अब स्वतंत्र भूस्वामी काश्तकारों में परिवर्तित हो गए हैं, और अधीनस्थ किसानों का एक वर्ग बन गए हैं। लगभग 800 सीई के बाद लगभग 800 ईसा पूर्व के बाद राजा ने सामंतवादी भूस्वामियों को राजस्व संबंधी और प्रशासनिक अधिकारों के साथ, ईस्वी कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, 800 ईस्वी के बाद से राजा सामंतवादी भूस्वामियों को राजस्व संबंधी और प्रशासनिक अधिकारों के साथ स्वामित्व के अधिकार देना भी आरंभ कर दिया, जो समय के साथ वंशागत हो गए। भूमि अनुदानों से भूमि पर पदानुक्रमी अधिकार और उप सामंतवादी मतलब कि सामंतशाही का विकास होता है। इस प्रथा से वास्तविक किसानों के द्वारा उगाई गई अधिशेष उपज पर जीने वाले भूस्वामियों जैसे कि महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, मंडलिका, सामंत, महासामंत, ठाकुर इत्यादि का पदानुक्रम विकसित हो जाता है। इस तरीके से आप भूमि पर खेती करोगे, लेकिन उसका टैक्स जो होता था वो देना पड़ता था। तो इस तरीके से भूमि की जो है व्यवस्था करी गई थी। अच्छा, भूमि पर सामूहिक स्वामित्व जो था वो किसका था? भूमि पर राजा का स्वामित्व था। तो राजा भूमि के स्वामी से जो भू राजस्व लेता था उसे भाग कहा जाता था। और भाग एक ऐसी धनराशि होती थी जिसको राजा लेता था भूस्वामियों से। इस शब्द से स्पष्ट है कि खेती योग्य भूमि पर राजा का आंशिक स्वामित्व होता था, कुछ मात्रा में टैक्स देता था। तो ये तमाम प्रकार की चीजें थी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 15 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल की गुप्तचर व्यवस्था पर लेख लिखिए। तो राज्य में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के उद्देश्य से आरक्षा और गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी। अपराधी को पकड़ना व राजकीय नियमों का पालन करवाना, आरक्षी कर्मचारियों का प्रमुख वर्ग मतलब कार्य था ये मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था का। मौर्य काल में जो है आरक्षा कर्मचारी को रक्षित यानी रक्षा करने वाला कहा जाता था, जो पहरा देते थे, जो गुप्तचर व्यवस्था थे, यानी कि जो लोग जानकारी देते थे क्या हो रहा है राज्य में, विद्रोह और अपराधों का पता लगाते थे,
और इसके लिए शक्तिशाली गुप्तचर विभाग बनाया था गुप्त मतलब कि गुप्त काल में। किस काल की बात करिए? मौर्य काल में। ठीक है, गुप्तचरों को मौर्य काल में चर कहा जाता था, किंतु यूनानी लेखकों ने उन्हें ओवरसियर व इंस्पेक्टर की उपाधि दी है। गुप्तचर स्त्री और पुरुष दोनों हुआ करते थे। स्त्री गुप्तचरों में दासी हुआ करती थी, भिक्षुड़ी हुआ करती थी, शिल्पकारी और बेश्याएं होती थीं, जो कि दूसरे राज्य या राज्य में जो चीज़ें हो रही हैं उनकी सटीक जानकारी देती थीं चुप गुप्त से। जैसे आजकल मुखबिर होते हैं वैसे गुप्तचर व्यवस्था होती थी पहले। पुरुष गुप्तचर जो थे छद्म भेष यानी कि अलग अलग भेष धारण करके घूमा करते थे और अपराधों का पता लगाते थे। इन गुप्तचरों का राज्य कर्मचारियों के कार्य के विषय में जानकारी रखना, इसके अलावा आंतरिक या बाह्य शत्रुओं के विजय मतलब विषय में उनकी शक्ति का पता लगाना, छोटी से छोटी सूचना राजा को देना, यह गुप्तचर का काम हुआ करता था। गुप्तचरों के कार्यों पर दृष्टि रखने के लिए भी गुप्तचर हुआ करते थे कि गुप्तचर कहीं धोखा तो नहीं दे रहा है, तो इसलिए गुप्तचर तो लगाए जाते थे फिर, लेकिन गुप्तचरों पर भी दृष्टि रखने के लिए कि गुप्तचर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए गुप्तचर पर नजर रखने के लिए दूसरे गुप्तचर रखे जाते थे, ताकि राजा के साथ धोखा ना हो जाए, कभी राजा को गलत इन्फॉर्मेशन ना दे दिया जाए। इसके लिए गुप्तचर कई हुआ करते थे। तो कुछ गुप्तचर जानकारी देते थे, तथ्यों को इकट्ठा करते थे, लेकिन बहुत सारे गुप्तचर उन गुप्तचरों की भी देखभाल करते थे जो गुप्तचर व्यवस्था के जो है लोग जो गुप्तचर व्यवस्था में थे शामिल, उन पर भी नजरें रखी जाती थी राजा की तरफ से। इस प्रकार गुप्तचर व्यवस्था जो थी वो दोहरी थी, यानी कि दोहरी व्यवस्था थी। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि गुप्तचरों का कार्य कितने उत्तरदायित्व का व महत्वपूर्ण हुआ करता था। स्मिथ ने मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए उसकी तुलना आधुनिक जर्मनी की गुप्तचर व्यवस्था से की है, कि आधुनिक व्यवस्था जैसे गुप्तचर व्यवस्था जर्मनी की है, वैसे ही प्राचीन समय में मौर्य काल की गुप्तचर व्यवस्था थी, जो कि बड़ी ही सुदृढ़ थी, बड़ी ही जो है जबरदस्त थी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 16वां नंबर प्रश्न है, मौर्य काल के लोकोपचारी कार्य कौन से हैं थे बताएं। तो मौर्य शासकों ने जनता की सुख सुविधाओं का अधिक से अधिक ध्यान रखने का प्रयास किया था। इसी उद्देश्य से उन्होंने लोकोपकारी कार्य किए। लोकोपकारी मतलब कि लोक के लिए उपकारी काम, जनता के लिए काम किए। मौर्य काल में जनता को ज़्यादा महत्व दिया गया। भारत मौर्य काल में एक कृषि प्रधान देश था, अतः भूमि की उर्वरक शक्ति और उपज को बढ़ाने के लिए मौर्य शासकों ने सिंचाई के उचित प्रबंध करे थे। और इस विषय में मेगास्थनीज जो कि इंडिका पुस्तक लिखता है, उसी पुस्तक में लिखता है कि कृषि योग्य भूमि का विशाल भाग जल से सींचा जाता था, उसके लिए सिंचाई का समुचित प्रबंध था मौर्य काल में। मौर्य काल मतलब मौर्य सरकार ने यातायात की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया था। साम्राज्य के विभिन्न भागों को थल मार्ग यानी कि जो स्थल मार्ग है उससे जोड़ा गया था। सड़कों के किनारे यात्रियों की सुविधा के लिए वृक्ष लगवाए गए थे मौर्य काल में। प्यासू मतलब कि प्यासू की व्यवस्था की गई थी, यानी कि अगर मतलब प्याऊ की व्यवस्था मतलब कि अगर प्यास लगी है और मतलब कि विराम करना तो उसकी भी व्यवस्था करी गई थी। अनेक स्थानों पर धर्मशालाएं खुलवाई गई थी जहाँ पर लोग आराम कर सकें, भोजन कर सकें। स्थान स्थान पर औषधालय मतलब कि जो दवाइयों के जो घर यानी मेडिकल जो होते थे पहले, तो वो औषधालय खोले गए ताकि प्रजा स्वस्थ रह सके। औषधि उपलब्ध कराने का कार्य भी सरकार किया करती थी मौर्य काल में। महामारी को फैलने से रोकने के लिए सफाई की उचित व्यवस्था भी की जाती थी मौर्य काल में। तो मौर्य काल का एक प्रकार से जो कार्य है वो लोक उपकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मौर्य काल के जितने भी काम किए गए हैं वो सब इम्पोर्टेंट कार्य रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त काम कार्य रहे हैं। 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। कर्णभेद संस्कार क्या होता है? कर्णभेद संस्कार का मतलब होता है कान छिदवाना। ठीक है, इसको समझते हैं। कर्णभेद संस्कार की अगर बात करें तो यह संस्कार सौंदर्य और स्वास्थ्य से संबंधित था। सुश्रुत के अनुसार लोगों से रक्षा और आभूषणों के निमित्त जातक का कर्णभेद करना चाहिए, मतलब जो बच्चा होता है उसका कर्णभेद यानी आभूषण पहनने के लिए और रक्षा के लिए भी मतलब उसको पहना जाता था, जो है कान को छिदवाया जाता था। रक्षा आभूषण निमित्तम बालस्य कर्णौ विध्येत, यानी शरीर जो है ये सुश्रुत अंडकोश वृद्धि यानी कि सुश्रुत अंडकोश वृद्धि यानी कि जैसे कि जो हाइड्रोसील की बीमारी होती है वो अगर आप कान छिदवाए होते तो आपको कम होती है। ये एक प्रकार से वास्तविक चीज़ें बताई गई हैं। तो सुश्रुत अंडकोश वृद्धि तथा आंतों में वृद्धि को रोकने के लिए कर्णभेद को आवश्यक मानते हैं और ये वैज्ञानिक तर्क भी रहा है। तो ये पहले से होता था हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार, ताकि
अंडकोश की वृद्धि ना हो, यानी कि जो हाइड्रोसील होता है वो उसमें वृद्धि ना हो। इसके अलावा आंत जो है, आंत यानी इंटेस्टाइन जो है उसमें वृद्धि ना हो, इसके लिए कान छिदवाया जाता था। इसके संपादन का समय भी आचार्यों के द्वारा बताया गया था कि कब कान छिदवाया जाता है। बृहस्पति इसे जन्म से 10वें, 12वें और 16वें दिन करने का विधान करते हैं, यानी जन्म हो जाए बच्चे का उसके 10वें, 12वें और 16वें दिन जो है आप इसको कर सकते हैं। गर्गाचार्य जो मुनि हैं उनके अनुसार अगर देखें तो जन्म के छठे, 7वें, ये दिन मेरे हिसाब से गलत लिखा, महीने होना चाहिए यहाँ पर, महीने कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो गर्गाचार के अनुसार अगर देखें तो छठवें और 7वें, 8वें और 12वें महीने में किया जाना चाहिए ये कान छिदवाने का प्रोग्राम। कुछ आचार्य इसे शिशु के दांत निकलने से पूर्व करने की विधि बताते हैं। आचार्यों ने कर्णभेद की सुई पर भी विचार किया कि कहीं किस सुई से छेद करना चाहिए, कर्ण मतलब कान छिदवाना चाहिए। कर्णभेद के लिए स्वर्ण निर्मित यानी कि सोने की सुई होनी चाहिए, वो उत्तम मानी जाती है, किंतु अपने सामर्थ्य के अनुसार चांदी की सुई और लोहे की सुई भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस संस्कार को किसी शुभ दिन में संपन्न करना चाहिए, ऐसा भी बताया गया है। ये एक संस्कार होता है कर्णभेद संस्कार, ये कई उद्देश्य को ध्यान में रख करके किया जाता था। आगे देखिए अगला प्रश्न, 18वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, विद्यारंभ संस्कार पर टिप्पणी करें। विद्यारंभ संस्कार जो था ये शिक्षा से रिलेटेड संस्कार है और शिक्षा संबंधित संस्कार है। इस संस्कार को 5वें, 7वें वर्ष में संपन्न किया जाता था। सूर्य के उत्तरायण होने पर किसी भी शुभ दिन इस संस्कार को संपन्न किया जाता था। बालक को स्नान के अनंतर सुंदर वस्त्रों को सुसज्जित करके उसे गणेश, सरस्वती, बृहस्पति इन सभी की पूजा करवाई जाती थी और उसके बाद में गुरु बालक से जो है अक्षर आरंभ कराता था। शुरू से मतलब शिक्षा उसको मतलब एक प्रकार जाता था गुरु के यहाँ, गुरुकुल में रहता था और वहीं पर शिक्षा उसकी होती थी। फिर उसके बाद में वेदारंभ संस्कार के लिए से पहले आपका यज्ञोपवीत संस्कार होता था। विशेष प्रकार की कलम और स्वर्ण निर्मित कलम से बालक फलक पर या चावल पर श्री गणेशाय नमः लिखते थे पहले, फिर उसके बाद में सरस्वती नमः लिखते थे और इस सब शुभ वाक्य लिख करके फिर वो लिखना प्रारंभ करते थे। फलक चांदी या काष्ठ से बना हुआ करता था जिस पर चावल से या उससे श्री गणेशाय नमः या सरस्वती नमः लिखा जाता था। इस संस्कार को अक्षरारंभ संस्कार भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को पहली बार लिखना बताया जाता था कि क्या लिखना है। सबसे पहला शब्द अगर बच्चे को आप भी लिखवाइए, कभी भी तो छोटा बड़ा मत लिखवाइए, अगर आपके लिखवाना तो श्री गणेशाय नमः उससे जरूर लिखवाइएगा। कभी भी जब लिखवाइए तो वो ज़्यादा बेटर माना जाता है, चाहे अपने हाथ से पकड़ करके लिखवा दीजिएगा, क्योंकि गणेशाय नमः बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और भगवान गणेश जो है वो हर एक काम में सबसे पहले इसीलिए पूजे जाते हैं। शादी विवाह में आप देखते हैं गणेश भगवान सबसे पहले, आप देख कार्ड जितना छपता है उससे पहले लिखा रहता है श्री गणेशाय नमः, तो काम संपन्न हो जाता है अच्छे तरीके से। तो ये होता है विद्यारंभ संस्कार। तो ये कुछ रहे प्रश्न जिसके बारे में मैंने आपको बताया। प्राचीन इतिहास प्रथम सेमेस्टर मतलब सॉरी प्राचीन इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र बीए पंचम सेमेस्टर का, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने चर्चा करा किसके बारे में, हमने चर्चा करा स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ एंशियंट इंडिया के बारे में, प्राचीन भारत के राज्य अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में, ठीक है। एक ये तो महासंग्राम वीडियो है, एक महासंग्राम 2 वो यानी कि जो दूसरा वर्जन होता है महासंग्राम का, अब उस पर भी नंबर लगने वाला है। तो अधिकतर सब्जेक्ट का महासंग्राम 2 आपके समक्ष आएगा, जिसमें और भी विस्तार से चीज़ों को समझने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो महासंग्राम 2 में और भी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें से कुछ प्रश्न नहीं मैंने रख पाए हैं, जैसे कि वर्ण और जाति के बारे में पूछा जाएगा। तो वर्ण व्यवस्था समाज को केवल 4 वर्णों में, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित करती है, जबकि जाति व्यवस्था समाज को हजारों जातियों और उपजातियों में बांटती। तो ये अंतर हो गया वर्ण और जाति में। दूसरा, वर्ण विभाजन का आधार गुण और कर्म होता है, जबकि जाति व्यवस्था का आधार एकमात्र जन्म और वंश होता है, ठीक है। चातुर्वर्ण व्यवस्था पहले से बताई गई है। तो इस तरीके से जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से कई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। पुरुषार्थ क्या है, देव यज्ञ क्या है, ठीक है। और इसके अलावा विवाह, आपसे महायज्ञ, जो पंच महायज्ञ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपसे पूछा सकता है, पंच महायज्ञ के बारे में बताएं। आश्रम कितने होते हैं, तो 4 आश्रम होते हैं। सबसे पहले जान लीजिए 4 आश्रम कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम होता है आपका गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम होता है आपका वानप्रस्थ आश्रम और चौथा आश्रम होता है आपका संन्यास आश्रम। में 4 आश्रम होते हैं, ठीक है। और आप देखिए 4 पुरुषार्थ होते कौन कौन से, 4 पुरुषार्थ कौन कौन से, पहला होता है धर्म, दूसरा होता है अर्थ, तीसरा होता है काम
और चौथा होता है आपका मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ होते हैं, ये सब ध्यान रखेंगे। 16 संस्कार होते हैं, मैंने आपको बताया 16 संस्कारों के बारे में शुरुआत में ही। इसके अलावा आपको मैं और चीज़ें बता दूं, जैसे कि पंच महायज्ञ होते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। पंच महायज्ञ क्या होते हैं? जैसे प्रत्येक गृहस्थ आश्रम में जब आप जाते हैं तो प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को ये 5 यज्ञ करने होते हैं। 5 यज्ञ कौन कौन से? पहला तो ब्रह्म यज्ञ, दूसरा पितृ यज्ञ, तीसरा देव यज्ञ, और चौथा भूत यज्ञ, और पांचवा नृ यज्ञ। ये 5 यज्ञ करने होते हैं व्यक्ति को अपने गृहस्थ आश्रम में। ठीक है, तो ये यज्ञ होते थे जिनको आपको करना पड़ता था। त्रिऋण आपको जानना है कि त्रिऋण क्या है, ये भी आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है। त्रिऋण, त्रिऋण की अगर बात की तो 3 ऋण हुआ करते हैं। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को 3 ऋण चुकाना होता है। पहला होता है आपका देव ऋण, ठीक है, देव ऋण। दूसरा होता है आपका पितृ ऋण, ठीक है, और तीसरा आपका कौन सा ऋण होता है? ऋषि ऋण, ठीक है, ऋषि ऋण। तो ये सब ऋण आपको चुकाना पड़ता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, तभी व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। सभी व्यवस्थाकारों ने इन 3 ऋणों की चर्चा करी है। देव ऋण से मुक्ति पाने के लिए देव यज्ञ की कल्पना की गई है। पुत्रों को उत्पन्न करना, पितृ ऋण जो है, तथा मतलब अगर पुत्र आपके नहीं है तो पितृ ऋण आपको लगेगा। तो पुत्रों को उत्पन्न करना, पितृ ऋण से आप मुक्ति पाएंगे। यज्ञों के अनुष्ठान के द्वारा आप ऋषि ऋण से मोक्ष पाएंगे, तब आपकी मोक्ष की प्राप्ति होगी। और देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, इन सभी से मुक्ति पाना गृहस्थ के लिए अनिवार्य था, जो कि इसी आश्रम में संभव था। गृहस्थ आश्रम में ही कर करके आप इन चीज़ों को कर पाते थे। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। नृयज्ञ जानते हैं क्या होता है? नृयज्ञ, जैसे ब्रह्म यज्ञ तो जानते होंगे क्या होता है, ऐसे ही नृयज्ञ होता है। नृयज्ञ जो होता है वो जब अतिथि कोई आता है घर पे, आपका आतिथ्य सत्कार आप कर दो, अतिथि को खूब अच्छे तरीके से उसका धार्मिक नैतिक दृष्टि से खूब संस्कार, मतलब उसका अच्छे तरीके से सेवा सत्कार करो। कोई व्यक्ति आपके घर पे आ जाए, ठीक है, तो वो होता है नृयज्ञ। ठीक है, प्रतियज्ञ जो होता है कि भाई चूंकि जो है जो आपके पूर्वज लोग हैं उनके प्रति आप कृतज्ञता ज्ञापित करें कि उन्हीं के द्वारा हमारा जन्म हुआ है। अपने पितरों को यज्ञ करवाएं, जैसे कि आप पितृपक्ष में श्राद्ध वगैरह करते हैं, तो श्राद्ध के अवसर पर आप पितरों को पिंड देते, तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं। ठीक है, श्राद्ध और पिंड करने का अधिकार पुत्रों को ही दिया गया। तो इसीलिए अगर आपके पुत्र नहीं होता है तो आप समझिए कि आपका मोक्ष नहीं होता। ये धारणा बनाई गई है, मतलब ये धारणा मतलब पहले से चली आ रही है। श्राद्ध प्रतियज्ञ ये सब होते हैं। श्राद्ध आप देखते हैं पितृपक्ष में श्राद्ध होता, तो ये पितृ ऋण जो होता है वो मुक्ति मतलब लोग करते हैं पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से देव यज्ञ होता है, जैसे आप पूजा अर्चना करते हैं देवताओं की, तो वो आप देव ऋण से मुक्ति पाते हैं। तो ये सब होते हैं आपके। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से समावर्तन संस्कार आपका होता है। विद्यारंभ संस्कार, जब आप विद्या ग्रहण करने के लिए जाते हैं, लेकिन समावर्तन संस्कार वो होता है कि जब वेद अध्ययन के बाद में गुरुकुल में आप रहने लगते हैं और गुरुकुल में आप वेद अध्ययन कर लेते हैं, पढ़ लिखते हैं, उसके बाद में जब आप अपने घर पे लौटते हैं तो उसी को प्रत्यावर्तन संस्कार या समावर्तन संस्कार कहते हैं। घर के लौटने शिक्षा आपकी अंत हो जाए। समावर्तन संस्कार का मतलब शिक्षांत हो जाना। जैसे कि शिक्षांत या दीक्षांत समारोह जो आजकल हो रहे हैं, दीक्षांत संस्कार, दीक्षांत समारोह, वो दीक्षांत समारोह समावर्तन संस्कार के ही परिणाम स्वरूप हो रहे हैं। जैसे दीक्षांत अभी हम लोगों का था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, मुझे आपने देखा होगा फोटो मैंने यूट्यूब पर डाली थी, तो मेरा डिग्री वहाँ से कंप्लीट हो गई, तो डिग्री मिली मुझे, दीक्षा मिल गई वहाँ से। ठीक है, तो ही दीक्षांत संस्कार होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसको समावर्तन को दीक्षांत संस्कार या प्रत्यावर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार कहते हैं। और यह संस्कार विद्यासागर को पार करने का प्रतीक था कि भाई विद्या अध्ययन करके अब आप घर पर लौट रहे हैं, तो ये संस्कार हुआ करते थे। तो इस तरीके से कई प्रश्न आपकी परीक्षा में और बनते हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और विवाह होते हैं, विवाह कितने प्रकार के होते हैं ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है। विवाह 8 प्रकार के होते हैं हिंदू धर्म की ग्रंथ के अनुसार। पहला होता है ब्रह्म विवाह, दूसरा होता है दैव विवाह, तीसरा होता है आर्ष विवाह, और चौथा होता है प्रजापाति विवाह। ये 4 विवाह जो होते हैं समाज के लिए मान्य हुआ करते थे। 4 विवाह और थे, जैसे 5वां विवाह था आसुर विवाह, 6ठा विवाह था गंधर्व विवाह, 7वां था राक्षस विवाह, और 8वां विवाह था पैशाच विवाह। ये 4 विवाह जो थे समाज की दृष्टि से मान्य नहीं थे, ये 4 विवाह मान्य थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये सब बताया गया था, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये 4 विवाह मान्य थे, 4 विवाह नहीं मान्य थे। गंधर्व विवाह जो पहले था वही आजकल जो प्रेम विवाह होता है, गंधर्व विवाह वही है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए थी जो मैंने आपको बताई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझा, जाना और परखा। ठीक है, एक बात और, बौद्धकालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं बताएं, ऐसे प्रश्न पूछता है। तो पहली बात तो सर्वसाधारण शिक्षा, मतलब सभी के लिए शिक्षा थी। दूसरी बात, बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता था। इसके अलावा प्रवज्जा संस्कार, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन और गुरु से संबंध भी बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषता रही है। प्राचीन भारतीय शिक्षा की विशेषताएं क्या रही हैं? प्राचीन शिक्षा की विशेषता में पहली ब्रह्मचर्य का महत्व था।
इसके अलावा बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया, स्वतंत्र शिक्षा का वातावरण हुआ करता था, चरित्र के विकास पर बल दिया जाता था प्राचीन भारतीय शिक्षा में, ठीक है। भक्ति की भावना भी हुआ करती थी, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, संस्कृति का संरक्षण और प्रसार, ये सब शिक्षा के उद्देश्य हुआ करते थे। ये सब चीज़ें प्राचीन समय में थी, तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा सकता है। तो मैं चर्चा करूंगा एक वीडियो और इसकी महासंग्राम 2.0 वर्जन हो सकता है आपको दे दूं मैं 4-5-6 दिनों में, ठीक है। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।